सबको शुभोदय बच्चों, हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। चलो आज हम फिर आपके लिए पाठ 2 लाख की चूड़ियां ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बद्दू के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में यानी पेज नंबर 7 और 8 में हम क्या पढ़े थे, किसी को याद है? कोई बता सकता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। पिछली कक्षा में हम देखते हैं कि लेखक अपने मामा के गांव जाते हैं। कब जाते हैं? जब पहले बचपन में जाते थे, बाद में वो 8-10 साल के, इतने अंतर, इतना समय था, 8-10 वर्षों के बाद वो जब अपने मामा के गांव जाते हैं, तब तक लेखक बद्दू को भूल जाता है। तो बद्दू को जो बद्दू था ना, जो लेखक को छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था, लेखक उसके बारे में भूल चुके थे, क्योंकि अब लेखक बड़े हो चुके थे। 8-10 साल वो ने 8-10 साल तक अपने मामा के गांव नहीं जाते थे। इसकी वजह से वो जब गांव जाते हैं तो उसे बद्दू का ध्यान नहीं आया, और जो वो गांव जाता है तो पूरे गांव में वो देखता है कि सारे जितने भी गांव की स्त्रियां हैं, उनके हाथों में कांच की चूड़ियां थी, और वो सब लोग कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। वो उनकी जो मामा की लड़की थी, किसकी मामा की लड़की? लेखक के मामा की जो लड़की थी, 2 लड़कियां थी। लेखक की मामा की जो लड़की थी, बड़ी बेटी थी विरले और छोटी बेटी। तो विरले के हाथ में लेखक देखते हैं कि विरले ने लाख की चूड़ियां पहनी हुई है, और जो छोटी बेटी है वो कांच की चूड़ियां पहनी हुई है। और एक बार क्या होता है, आंगन में छोटी बेटी फिसलकर, जो मामा की उनकी छोटी लड़की रहती है, वो फिसलकर नीचे गिर जाती है, और इसकी कलाई में क्या हो जाता है, कांच चुभ जाता है उसकी कलाई में। बाद में लेखक जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। करने के बाद तब उसे याद आता है कि तब उसे बद्दू की याद आती है। जब वो चूड़ियां देखता है, बिल्ले के हाथ में लाख की चूड़ियां देखता है, तब उसे याद आती है, बद्दू याद आता है, जो बद्दू बचपन में लेखक को छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। और इसीलिए गांव में घूमते घूमते लेखक बद्दू के घर जाते हैं। और जाते ही वो कहाँ देखते हैं, वहां पे ना बद्दू जो है जहाँ पे काम करता था घर के बाजू में, ना उसे धुप्पी दिखाई दी, ना लाख की चूड़ियां दिखाई दी। और जाकर पहला अपना परिचय देता है। नमस्ते काका, मुझे पहचाना? मैं हूँ, मुझे पहचाना? कौन हूँ मैं? वो पहले पूछता है लेखक। लेकिन बद्दू, क्योंकि 8-10 वर्षों के बाद लेखक गांव जाते हैं, इसीलिए बद्दू लेखक को पहले पहचानते नहीं, बाद में थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देते हैं, फिर याद करने की वो कोशिश करते हैं। फिर उनको याद आता है और बद्दू बोलता है, अरे लल्ला, बहुत दिन बाद तुम मिले, बहुत दिन भी गांव में आए हो क्या? इसलिए लल्ला को वे क्या कहते हैं, बैठने के लिए कहते हैं। फिर थोड़ी देर में दोनों में शांति रही, दोनों चुपचाप बैठे, कुछ भी बात नहीं करे। फिर लेखक यहाँ वहाँ देखते हैं, लेकिन वहाँ पे ना कोई भट्टी नजर आई, ना कोई लाख की चूड़ियां नजर आई। फिर वो बद्दू से पूछता है, काका, आजकल काम नहीं करते हो क्या? काम बंद है क्या? आजकल काम नहीं करते हो क्या काका? मैंने पूछा, मैंने यानी लेखक पूछते हैं। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। तो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल तो सब काम मशीनों से ही होता है। खेती मशीनों से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है? देखिए यहाँ पे हम समझ में आता है कि यहाँ पे देखो, मशीनों की आने की वजह से कितने लोगों के हाथ कट गए मानो। पूरे गांव में एक समय था, पूरे गांव में बद्दू की बनाई हुई चूड़ियां पहनते थे, तब उसका पेट भरता था, उसको रोजी रोटी मिलती थी। लेकिन अब जब 8-10 साल के बाद ये वातावरण देखते हैं कि सब लोग कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं, और बद्दू से कोई भी लाख की चूड़ियां नहीं पहन रहे हैं, मतलब उसकी जो खपत बहुत कम हो गई थी, उसका डिमांड बहुत कम हो गया था। इसीलिए बद्दू अपने खाट में सोए हुए था, और वो वहाँ पे कोई भी उसको वहाँ पे लेखक को काम करते हुए नजर नहीं आया। और इसीलिए लेखक यहाँ वहाँ
बदलू कहता है कि क्या होगा आजकल गांव-गांव में किसका प्रचार होना, पॉपुलर होना, प्रसिद्धि होना, किसका प्रचार हो गया? कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया। किसका चूड़ियां? कौन सी चूड़ियां? कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया। सब लोग तब तक 8-10 वर्षों के इतना सारा अंतर के बाद, इतने सारे अंतर हो गए, इतना सारा डिफरेंस था बहुत सारे वर्षों के बाद, अब कोई भी लाके चूड़ियां वहाँ पे उसको नजर नहीं आएगा। इसलिए बदलू कहता है कि कोई भी मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तो सब लोग कांच की चूड़ियां ही पहन रहे हैं। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया। फिर वो कुछ देर चुप रहा, साइलेंट रहा, फिर बोला ये मशीन युग है ना लल्ला, मशीन युग की आने की वजह से क्या हो गया? हर काम मशीन से ही होता है। देखते हर काम मशीन से होता है। ये मशीन आने की वजह से न जाने बच्चों कितने सारे मजदूर है, जितने सारे कारीगर है, उनके मानो हाथ कट गए। खेत भी मशीनों से जोता जाता है। और फिर देखिए बदलू भी कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है और लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। एक समय था जो बदलू कहता था, बदलू को कांच की चूड़ियों से इतनी नफरत थी, कांच की चूड़ियां देखते उसको गुस्सा आता था। आज बदलू क्या कह रहा है, मतलब देखिए इंसान को परिस्थिति कैसे सोचने में मजबूर कर देती है। इसलिए बदलू होता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख के में कहाँ संभव कहाँ पॉसिबल है। मतलब आजकल लोगों को कांच की चूड़ियां ज्यादा अच्छी लगने लगी। एक समय था जो बदलू की बनाई हुई चूड़ियां लोगों को पसंद आती थी, सब लोग उससे बनाई हुई उसी से बनाई हुई चूड़ियां पहनते थे। लेकिन आज क्या हो गया? एक 8-10 वर्षों में ही क्या हो गया? सब लोग कांच की चूड़ियां ही पहनने लगे। लेखक कांच का बड़ा खतरनाक, लेखक देखिए लेखक बोलते हैं लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो कुछ देर तक खांसता रहा। लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं? कांच तो बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर होता है ना। अगर कलाई में घुस गई, कहाँ भी घुस गई, देखो अंदर घुस गई तो खून आने लगता है, बहने लगता है, जख्म होने लगता है। लेकिन और ऐसा कहते कहते फिर बदलू कहता है नाजुक होता है, नाजुक तो होता ही है लल्ला, नाजुक तो होती है। कांच की चूड़ियां बहुत नाजुक होती है, इसलिए वो कहाँ भी अगर घुस गई तो हमें खून आने लगता है, अगर जल्दी से टूट जाती है कांच की चूड़ियां। ऐसा बदलू कहते कहते अचानक वो खांसने लगता है, उसको काफ आने लगता है, खांसने लगता है खांसने लगता है, उसको खांसी आ गई और बहुत देर तक वो खांसता रहा, बहुत देर तक वो खांसता रहा, बदलू खांसता रहा। लेखक कहते हैं मुझे लगा उसे शायद दमा होगा। फसली खांसी नहीं थी, फसली खांसी यानी थोड़ी देर के लिए खांसते रहते वो फसली खांसी, लेकिन बहुत देर तक बदलू खांसता रहा। तो लेखक के मन में डाउट आया, उसको संशय, उसको मन में एक शंका आई, डाउट आया कि इनको शायद दमा होगा। देखिए बहुत देर तक वो खांसते रहे, इसलिए लेखक को लगा कि शायद बदलू को दमा है। और लेखक ऐसा जब सोच रहा था तो बदलू को लगा शायद लेखक को पता चल रहा है कि लेखक ऐसा सोच रहा है कि लेखक सोच रहा है, बदलू क्या सोच रहा है? शायद लल्ला सोच रहा है कि मुझे दमा है। इसीलिए उस बात को छुपाने के लिए बदलू क्या कहता है? देखिए क्या कहता है? मुझे लगा उसे दमा है, लेखक को लगता है उसे दमा है, और इसलिए क्या कहता है? दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 2-3 महीने से आ रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। देखिए लेखक को लगा ना दमा है, शायद बहुत खांस रहा है बदलू, इसलिए उसको दमा रहेगा। लेकिन लेखक की बात को छुपाने के लिए बदलू कहता है नहीं नहीं, मुझे कोई दमा वमा नहीं है, बस फसली खांसी है। फसली खांसी ऊपर ऊपर की खांसी है ना, उसको फसली खांसी बोलते हैं। जस्ट ऊपर ऊपर से हम खांसते हैं ना तो फसली खांसी। दमा काफ के साथ आता है, उसको बोलते हैं ना, वो जो खांसी है ना उसको दमा रहता है, उसको बहुत काफ आता है। और बदलू को भी इसी तरह की उसको खांसी आ रही थी। और वो तो अभी बूढ़ा भी हो चुका था, उसकी अवस्था, वो उसका शरीर भी ढल चुका था, शरीर यानी बॉडी ढल चुका था, मतलब वो अभी उसका आयु, उसका एज हो गया था, वो बूढ़ा आने आया था। इसलिए उसकी जो भी नसेस, यहाँ पे जो नस रहती है ना, ये पूरे, जैसे बूढ़े व्यक्ति में हम देखते हैं ना बच्चों, पूरे जब भी वो बूढ़े किसी को हम देखते हैं जो बूढ़े हो गए, उसके पूरे जो नसेस रहते हैं ना उभर आती है, जो इजी से हमें माथे पे, माथा यानी अपर हेड, यहाँ पे हाथों पे उसे दिखाई देती है।
हमें दिखाई देता है ना, तो उसी तरह बदलू के भी जो भी शरीर एकदम ढल चुका था, वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी पूरे जो है ना यहाँ पे पूरे वो नसें उभर कर नसें दिखने लगी थी। मैं चुप था, मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छुपी है। लेकर कुछ देर के लिए चुप रहे और लेखक को लगा शायद बदलू के मन में कोई तो बहुत बड़ी बाधा है, व्यथा है, जो बता नहीं पा रहा है। आप समझ सकते हो क्या बाधा रहेगी? देखिए, मशीनों की आने की वजह से कितने लोगों के हाथ कट गए और उसका काम भी उससे छिन गया। कोई भी बदलू से बनाई हुई चूड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता है, कोई भी लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता है। उसकी वजह से उसके है ना, उसकी मतलब जो रोजी रोटी है उससे छिन गई है, इसलिए उसके मन में वो दर्द है, वो व्यथा है, वो अंदर छिपी हुई थी। मैं देर तक सोचता रहा, लेखक देर तक सोचते रहे कि ये मशीनों की होने की वजह से, मशीनों की आने की वजह से न जाने कितने लोगों के हाथ कट गए। फिर से कुछ देर तक शांति रही, लेकिन लेखक को अच्छा नहीं लगा। बदलू का ये शांत रहना लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाद में लेखक को बात को छिपाने के लिए उसका जो, क्योंकि बदलू को जब बोलता है बदलू कि सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, उसके मन में जो दर्द है उसको छुपाने के लिए लेखक क्या करते हैं, बात को बदल देते हैं, टालते और क्या बोलते हैं, काका आपकी फसल तो अच्छी हुई है ना? उसने लहकर उत्तर दिया, लहकर उत्तर देना, ऐसा हिलकर उत्तर देना। हाँ, अंदर से अपनी जो बेटी है, बदलू की बेटी है, उसका नाम है रज्जो। अरे रज्जो, जरा लल्ला के लिए आम तो ले आ। वो अपनी बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं कि उसके लिए, लेखक के लिए आम लेके आओ। फिर वो लेखक आते हैं और आम खाते हैं। इसीलिए मुक्ति होकर मुकातिब यानी देखकर बात करना, मुकातिब यानी देखकर बात करना। वो देखते और बोलते लल्ला माफ कर दो, मैं तो भूल ही गया, क्योंकि हर वर्ष लेखक को बदलू आम खिलाता था ना, मलाई खिलाता था ना। अरे लल्ला मुझे माफ कर देना, इस बार मुझे आम देना ही भूल गया। फिर अपनी बेटी को बुलाते हैं और लल्ला के लिए यानी लेखक के लिए आम लाने के लिए कहते हैं। फिर लेखक बोलते हैं नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खा चुके हैं। लेकिन बदलू बोलता है वाह वाह, बिना आम खाए मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया, मुझे वो दिन याद आ गए और सहसा लेखक को वो बचपन के दिन याद आते हैं और वो कहते हैं जब बचपन के दिन याद है, जब बचपन में जब छोटे थे ना लेखक, तब बदलू उसे मलाई बचा कर रखता था और उसे मलाई खिलाता था। इसलिए लेखक पूछते हैं गाय तो अच्छी है ना? काका ने कहा, और काका क्या कहते हैं, अरे गाय कहाँ है लल्ला, अगर गाय रखता तो उसे कहाँ खाना खिलाता, 2 साल हो गए उसे बेच दी, कहाँ से उसको खाना खिलाता गाय को, इसलिए उसको बेच दिया। इतने में उसकी बेटी रज्जो आती है और अंदर से एक दलिया में बहुत सारे एक ऐसी टोकरी लेके आती है, बहुत सारे उसमें आम रहते हैं और बोलते हैं लल्ला खा ले इसे देखकर लेखक बोलते इतने सारे आम, नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा इतने सारे आम। वाह वाह, बदलू बोलता है वाह वाह। वो हंस पड़ा, हाँ शहरी ठहरे ना, अक्सर शहर के लोगों को क्या कहा जाता है कि बहुत नाजुक रहते हैं, वो बहुत नाजुक स्वभाव वाले रहते हैं, जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, खाना खिलाना भी बोलते बस इतना ही खा दो, बस इतना ही चाहिए मुझे। इसीलिए बदलू बोलता है तुम तो शहरी ठहरे ना, तुम शहर के हो ना, इसलिए मैं इतना आम तुम नहीं खा रहे हो। एक समय था, तब बदलू वो अपने समय की बात कहते हैं कि एक समय था जब हम एक ही समय में बहुत सारे आम, एक ही समय में एक ही टाइम पे बहुत सारे आम खाया करते थे। बोलते हैं, बदलू बोलता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मतलब जब मैं छोटा था, तुम्हारी उम्र का था, तब मैं इससे चौगुने मीन्स 4 टाइम्स, इससे बहुत सारे में चौगुने 4 टाइम्स इतने सारे पूरे टोकरे के आम फटाफट खा लेता था। आप लोगों की बात ही कुछ और है, मैंने उत्तर दिया। आप लोगों की बात ही कुछ और है। लेखक बोलते हैं कि मतलब जमाने में तो हमारे जो पूर्वज थे वो अच्छे से खाना खाते थे। आज देखो बच्चे खाने के आज है, बच्चों को खाने के लिए बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, खाओ खाओ खाओ। लेकिन एक समय था जो बच्चे हैं अच्छे से खाना खाते थे, इतने सारे आम टोकरे में भरकर फटाफट खा लेते थे। उसमें बस 4 लोग बैठते थे आमने सामने और एक ही वक्त में यानी एक ही समय में बहुत सारे आम खाते थे। लेकिन आज के जो है ना, आजकल है ना बहुत सारे, बस इतना ही खाना दो, बस इतना ही,
कोई एक फैशन होगा ऐसा सोचते हैं लोग, खाना भी एक फैशन होगा ऐसा सोचते हैं लोग आजकल के लोग। इसीलिए देखिए बदलू ने कहा आप लोगों की, इसीलिए लेखक बोलते हैं कि आप लोगों का जमाना अलग था, तब लोग बहुत खाते थे, अब नहीं। अच्छा बेटी लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, छाट कर मतलब सिलेक्ट करके अच्छे से दे दो। सिंदूरी वाले मतलब अच्छे, बहुत सारे आम के प्रकार होते हैं ना, बहुत सारे टाइप रहते हैं ना, तो उसमें से अच्छे से सिंदूरी वाले आम लल्ला को दे दो इसी साल। और बोलते हैं बद्दू बोलता है अरे लल्ला ये आम खाओ, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ, इसी साल पेड़ तैयार हुआ मतलब इसी साल इस पेड़ को आम आए थे। रज्जो ने 4-5 अंजूरी में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने में मैंने हाथ बढ़ाया और मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों में चली गई। आम लेने के लिए लल्ला जाता है और आम लेने के लिए हाथ अपना बढ़ाता है, और जभी लल्ला की यानी लेखक की नजर रज्जो के हाथ में चली जाती है। उसके कलाई में चूड़ियां थी, लाख की बनाई हुई चूड़ियां। और अब बद्दू देखता है लेखक को, लेखक कहाँ देख रहा है, और देखकर बोलता है हाँ लल्ला तुम जो चूड़ियां देख रही है ना, ये लाख की चूड़ियां जमींदार के बेटी के लिए मैंने बनवाए थे, आखिरी जोड़ा बनाया था। लेकिन उसने कहा था 10 आने में ले लो, बस 10 आने दूंगा, ये चूड़ियां मुझे दे दो। इसीलिए बदलू ने उस चूड़ियों को नहीं दिया, क्योंकि एक समय का बदलू को क्या क्या मिलता था, कपड़े मिलते थे, ढेर सारा अनाज मिलता था, पगड़ी मिलती थी। लेकिन अब जब जमाना बदल, जब कांच का प्रसार बढ़ चला, तो लाख की चूड़ियों का जो डिमांड था, जो है ना खपत थी, बहुत कम हो गई थी। इसीलिए जो जमींदार था ना, वो अपनी बेटी के लिए 10 आने लो और चूड़ियां दो करके बोलता है। लेकिन बदलू उसे देने से इनकार करता है, और वही जो आखिरी जोड़ा था जो बदलू ने बनाया था, वो रज्जो के हाथ में बहुत फब रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर के बाद लेखक थोड़ी देर तक वहां पे रुक जाते हैं, और उसके बाद वो अपने घर की ओर लौट आते हैं। लेकिन लेखक को ये बात समझ में आई बच्चों, कि बद्दू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व उस कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था जो आसानी से टूट जाए। उसका व्यक्तित्व उस कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। उसकी पर्सनालिटी, क्योंकि एक समय बद्दू को बहुत सारी चीजें मिलती थी जब शादी थी, लेकिन सरपंच ने जब इनकार कर दिया, तब बद्दू ने भी अपने व्यक्तित्व को बदला नहीं, और वो चूड़िया को, जो लाख की चूड़िया 10 आने में लिए देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और वो इस बात से लेखक को समझ में आता है कि उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, बद्दू तो हार गया और उसके पास काम नहीं है, वो तो हार गया, लेकिन हार कर उसने अपनी व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को होने नहीं दिया। उसने हार कर भी हार नहीं मानी। तो बच्चों आपको पाठ समझ में आया? ये पाठ समझने के बाद आपको फिर से इस पाठ को बार बार पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।